नाज़रीन खुशामदीद प्रोग्राम में इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। आज जरा जायजा लेते हैं पाकिस्तान की जो बड़े सियासी ट्रेंड्स हैं और उसमें भी एक तजाद नजर आ रहा है। यानी एक तरफ एक तासुर ये बनता जा रहा है पिछले चंद दिनों से, जिस पर कुछ हमने कुछ हद तक कल भी बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो मुस्तहकम हो रही है। एक तासुर है कम अज़ कम, यानी ऑन द ग्राउंड अगर ना भी हो लेकिन एक तासुर ऐसा है, एक हवा इस तरह चल रही है जैसे कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो मुस्तहकम हो गई है, उसके पैर जम गए हैं और उसको जो एक खतरा था 8 से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले, वो खतरा अब खत्म होना शुरू हो गया। अच्छा, अब उस न सिर्फ ही कि खतरा खत्म हुआ है, यानी पहले तो ये सवाल होता था कि क्या ये 5 साल का अपनी मुद्दत है वो पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पर बहस होती थी। अब ये बहस हो रही है कि क्या अगले 5 साल भी इनके हैं। अब ये कहना पाकिस्तान की सियासत को सामने रखते हुए जरा मुश्किल होता है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे चंद हफ्तों में जो है वो मुकम्मल सूरत हाल तब्दील हो जाती है। बुनियादी तौर पर एक इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स है हमारी। तो अगर आज से 1.5-2 साल पहले कोई ये कह रहा है कि अगले इलेक्शन में क्या होगा, तो वो मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी वाली बात है। लेकिन ये भी एक अजीब सी बात है कि इस तरह की बातें अभी होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अजीब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए ऑन द ग्राउंड सूरत हाल जो है वो को खातिर खास में तब्दीली नहीं आई। यानी गवर्नेंस के इश्यूज जो हैं वो एकदम हल नहीं हो गए। जिस बुनियाद पे पीटीआई को के ऊपर तनकीद होती रही है और वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रही है पहले 2-2.5 साल, वो थाई गवर्नेंस के इनसे मुल्क नहीं चल रहा, इनसे पंजाब नहीं चल रहा। इनके स्कैंडल्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, चाहे वो वीट का स्कैंडल हो, चाहे वो शुगर का स्कैंडल हो। अब इस वक्त आप देखिए कि इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो कुछ ज़्यादा कम तो नहीं हुई, लेकिन उस तरीके से बात नहीं हो रही। वो जो एक गूंज थी उसकी वो सुनाई नहीं दे रही। उसी तरीके से पेट्रोल महंगा हो रहा है। अभी एलएनजी का मामला हमारे सामने आया कि वो रिकॉर्ड हाई प्राइसेस पे उसको खरीदा जा रहा है। जो दीगर जो मामलात हुए थे, जो स्कैंडल्स हुए थे, जो चीनी का मामला है वो भी जूं का तूं है। यानी बुनियादी तौर पर ज़मीनी हकायक ये कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ गई, इनकी कारकर्दगी में कोई बहुत बेहतरी नहीं आई। लेकिन तासुर ये बनता जा रहा है कि जैसे ये मजबूत हो रहे हैं। तो ये तजाद क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो अपोजिशन का है? यानी गवर्नमेंट अगर स्टेशनरी भी है तो अपोजिशन इतनी नीचे जानी शुरू हो गई है कि लग यूं रहा है कि हुकूमत मजबूत हो रही है। ये एक तासुर जो है ये हवा में उड़ जाएगा या ये कुछ सस्टेनेबल है? और अगर सस्टेनेबल है तो फिर ये अपोजिशन के लिए तो बहुत खतरनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है। ये क्या माजरा है, जरा इस पर बात करते हैं। 3 मेहमान मुझे ज्वाइन करें, मेरे बहुत कॉलीग्स हैं, उनका मैं आपसे तारुफ कराता हूं। हालांकि तारुफ के मोहताज तो नहीं है जैसे रिवायती तौर पर कहा जाता है। मोहम्मद मालिक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हम टेलीविजन के मायनाज एंकर हैं। मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जियो टेलीविजन से ताल्लुक़ है, मायनाज तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम नवीस हैं। और अंबर शमसी साहिबा मुझे ज्वाइन करी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और टेलीविजन पर्सनालिटी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मालिक अगर आपसे शुरू करूँ मैं, ये तजाद, मुझे तो ये तजाद लग रहा है कि ऑन द ग्राउंड सूरत हाल वैसे ही है लेकिन परसेप्शन चेंज हो गया। तजाद नहीं, आपने अपनी बात पे खुद ही जवाब दे दिया जब आपने कहा ये तो नहीं हुआ कि गवर्नमेंट स्टैटिक है और ये बहुत नीचे चले गए। फैक्ट क्या है, देखें सियासत परसेप्शन है, हाँ, इंप्रेशन क्या है। आज से 2 साल पहले इंप्रेशन ये था गवर्नमेंट नहीं चल रही, बिल्कुल ये स्टेबल नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही, बंदे 6-6 सेक्रेटरी चेंज हो रहे हैं, मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, अपोजिशन ने जनाब पीडीएम और सारा ओह जी बस आज गई विद इन ईयर एंड हाफ। आज हम बात कर रहे हैं, ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट जाएगी कि नहीं जाएगी, हाँ। अगले 5 साल तक ही होगा। ठीक, इशू ये है कि अपोजिशन की पॉलिटिक्स किसने डोमिनेट की है? वो डी की है नवाज शरीफ साहब ने, PMLN ने। PML की पॉलिटिक्स किसने डोमिनेट की है? नेशनल इश्यूज ने नहीं की, वो शरीफ खानदान के अपने पर्सनल इश्यूज ने की है। ठीक, उनकी जितनी सियासत है वो डिसाइड होती है कि मरियम के हालात कैसे होंगे, हाँ। मियाँ साहब को रिलीफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शहबाज शरीफ के ख़ानदान का पर्चा वापस होगा कि नहीं होगा। इसलिए उनकी बड़ी फोकस नैरोड पॉलिटिक्स है और इसलिए इमरान खान ये समझ गए। इमरान खान ने उसको उससे ऊपर आने ही नहीं दिया। ये महंगाई, ये दूसरी चीज़, ये तो बात की बात है ना, हाँ। आपको अपने घर के अंदर पहले सिस्टम ठीक हो तो फिर आपको गली की फिक्र होती है। इससे मियाँ साहबा को लगा दिया उन्होंने दीवार के साथ, जिनको कहते हैं पंजाबी में अपनी पैगी, इनको पड़ी हुई अपनी, दूसरों की तो बात ही नहीं होगी। इसलिए बिल्कुल स्कैटर हो गया। फिर हम सब शायद शुरू में कहते थे कि PPP के क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, हाँ। वो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, वो इस तरह जाएंगे। सारे कहते थे आप लोग पता नहीं क्या है, गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं, हाँ। किसको करते हैं। थिंग्स हैव कुकी हैज क्रम्बल्ड एग्जैक्टली जैसे सारे प्रिडिक्ट करते थे।
इसलिए अब बात हो रही है अगले 5 साल की। देखें इशू क्या है, ये डिसाइड होनी है इस मुल्क की सियासत विरासत के ऊपर। नवाज शरीफ साहब क्या डिसाइड करते हैं? अगर नवाज शरीफ साहब ने डिसाइड किया कि बस जो मर्जी भाड़ में गई सियासत, मैंने मरीम नवाज को बल्का बनाना है, तो फिर उनकी बादशाहत हो जाएगी ख़त्म। ठीक, बिकॉज अल्टरनेटिव इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बाकियों के साथ भी, बाकी अपोजिशन पार्टीज के साथ भी, वो मरियम के साथ, मियाँ साहब के साथ, इस बयानी के साथ नहीं चल सकते। आज वो शहबाज शरीफ को बना दें, एक मॉडरेट चीज़ें आ जाएंगी, और बोथ एस्टैब्लिशमेंट एंड द ऑपोजिशन, मोर इम्पोर्टेंट द ऑपोजिशन, बिलावल भुट्टो एंड कंपनी आज भी तैयार है शहबाज शरीफ के साथ चलने के लिए। मौलाना साहब और दूसरे भी चलने पे तैयार हैं, मरियम के साथ वो चलने पे तैयार नहीं है, मियाँ साहब के उस एक्सट्रीम बयानिए पे नहीं है। खुल के बातें सामने आ गई। ये चेंज हो सकता है, यानी कि अगर बिल्कुल चेंज हो सकता है, लेकिन एक बात वेरी क्विकली, आप हिस्ट्री पढ़ लें, बड़े बड़े ख़ानदान, बड़े बड़े बादशाह विरासत के मामलों में अपनी रियासत तबाह कर चुके हैं। सो इट वोंट बी द फर्स्ट टाइम। ओके अंबर, अगर हम ये यानी एग्री करें कि जो बुनियादी परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, उसमें कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आई है, और जो ये तासुर बन रहा है उसमें अपोजिशन का ज़्यादा रोल है, तो फिर क्या इमरान खान साहब ने ज़रा अपने उनके जो ताश के पत्ते थे उन्होंने बेहतर खेले हैं? ही इज़ एक्चुअली आउट स्मार्टेड देम। ये ठीक है क्या ना? इससे मैं कुछ हद तक दुरुस्त समझती हूँ, क्योंकि देखिए जब ये पीडीएम का ज़ोर शोर था और उस वक्त ऐसे ही लग रहा था कि कम से कम हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बैकफुट पे तो ज़रूर चली गई है। बहुत सारी ऐसी बातें निकल रही थी, एक जिद्दत थी। फिर आप देखें कि किस तरह से बाई इलेक्शंस भी हुए थे। इसमें मैं गिलगित बल्तिस्तान को इसमें काउंट नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ तो मामलात अलग ही होते हैं, लेकिन आप देखें कि बाई इलेक्शंस भी जो हो रहे थे उसमें भी कुछ इंतखाबी फ़वाइद भी उनको हासिल हो रहे थे। लेकिन जैसी पीडीएम भी क्रम्बल हुई, अपोजिशन के अंदर जो कमज़ोरियाँ थीं वो भी एक्सप्लॉइट हुई सक्सेसफुली, और उसमें सिर्फ इमरान खान साहब का हाथ मैं नहीं कहूँगी ज़रूरी है, इसमें मिलकर जो हाइब्रिड रिजीम है उनका हाथ है। दे सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड दोज वीकनेसेस, और ये अपोजिशन जमातों की अपनी कोताही है कि उनका एंड गेम जो था वो हमेशा से वाजे नहीं था, और वो ये मेरी और जिन कमज़ोरियों की वजह से अपोजिशन जमातें और पीडीएम जो है टूट का शिकार हुई है, ये सोचा नहीं था कि ये अपोजिशन को डेसिमेट किया जाएगा या इनकी बका का मामला है। मेरा तो हमेशा यही एक लेकिन नंबर ये थोड़ी अजीब सी बात नहीं है? ये थोड़ी सी अजीब नहीं लगती कि हम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इनको आउटस्मार्ट कर दिया? कहाँ शरीफ फैमिली 30-35 साल से वो सियासत में है, घाघ लोग हैं, सबसे तजुर्बाकार सियासतदान उनकी पार्टी का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, यानी वो तो और भी पुरानी है। तो ये कल की यानी जुमा 8 दिन नहीं हुए इस जमात को बने हुए, इमरान खान साहब जिनको वो कहते हैं यार इसको तो सियासत आती नहीं है, ये तो क्रिकेट का खिलाड़ी है, ये किधर आ गया है? इसने इन लोगों को आउटस्मार्ट कर दिया। देखिए फहद साहब, एक हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब या जो भी हुकूमत में होते हैं उनके पास ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे वसाइल भी होते हैं, और हमें ये भी मालूम है कि ये एक इमरान खान साहब अकेले नहीं है, इसको हाइब्रिड रिजीम किसी वजह से कहा जाता है। तो ही इज़ नॉट अलोन ऑन दिस। मैं ये नहीं डिनाई करूँगी कि इमरान खान साहब ने को अंडर एस्टिमेट ज़रूर किया जाता रहा है और अब भी किया जाता है मेरी नज़र में अपोजिशन जमातों की तरफ से। और जाहिर है जो ताकत में होता है उसके पास वसाइल भी होते हैं, और जो अपोजिशन जमातें होती हैं चाहे उनकी जितनी स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी अगर वाज़े एंड गेम ना हो और वो वाले वसाइल ना हो तो फिर जाहिर है आप यही नतीजा देखेंगे जो हमने देखा है। मुझे पता है मज़र के पास जाना है, वेरी क्विकली मैं एक बात ऐड करूँ। अभी आपने एक बात की, ये इतने घाघ हैं, इतने लाए वो हैं, क्या घाघ और सीनियर लोग लीड कर रहे हैं पीएमएलएन को आज? कहाँ है शहबाज शरीफ, कहाँ है ख्वाजा बरादरान, कहाँ है राना तनवीर, कहाँ पे हैं ख्वाजा आसिफ एंड ऑल दैट? वो लीड नहीं कर रहे। इस वक्त बयानिया कौन लीड कर रहे हैं? वो लतीफ़ साहब, मरीम नवाज़, उनके हैंड पिक 2-3, मरीम औरंगज़ेब इज़ अ नाइस लेडी, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज देखें कितना है। जो लॉट इस वक्त डिसीजंस कर रहा है और लीड कर रहा है पार्टी पॉलिसी, इसमें ना वो घाघ हैं ना वो हैं जो 8-8 बारी एमएनए एमपीए हुए में। यही तो ये क्राइसिस है, लीडरशिप का क्राइसिस है वहाँ पे। मज़र साहब, तो फिर ये बात ठीक है जो अभी अंबर ने कही थी कि इमरान खान साहब ने को अंडर एस्टिमेट किया इन्होंने, ये गलती हुई है? शुक्रिया फहद, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया,
और ये आज से नहीं किया, ये जब इमरान खान 2008 के बाद से आप ले लें, इमरान खान जब पहली मरतबा एक सीट जीती थी उन्होंने 2000, तो बेनज़ीर भुट्टो मरूमा और PMLN वालों से कहते थे तो वो उसको डिस्कस भी नहीं करना चाहते थे कि इमरान खान कोई एंटिटी है। और यही मेरा ख्याल है उनकी सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए कि इमरान खान जिस ऑडियंस को एड्रेस कर रहा था वो ऑडियंस पहले वोटर नहीं थी, वो वोटर बनी और इमरान खान के कहने पर वोटर बनी। और इमरान खान उन लोगों को पहले पोलिंग स्टेशन तक लाया जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं दिए थे, और वो इमरान खान के साथ जुड़ गए। दूसरी बड़ी गलती, अगर 2013 का इलेक्शन देखें और 2018 का इलेक्शन देखें तो इमरान खान मुसलसल ऊपर जाते हुए आपको नजर आएंगे। और आप खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी 2018 में कि पहली मरतबा कोई पार्टी जो है वो सेकंड टाइम खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई, और उसका सेहरा उनकी परफॉर्मेंस पे था और किसी चीज़ पे नहीं था। वो खैबर पख्तूनख्वा में जो 2013 में उनकी सीटें थी उससे सीटें बढ़ी, 2/3 अक्सरियत आ गई उनके पास। और अवामी नेशनल पार्टी JUI जो वहाँ की पुरानी जमातें थीं वो तकरीबन वाइप आउट हो गई। तो ये इसको आप सिर्फ हाइब्रिड या उसके साथ नहीं जोड़ सकते, इसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा कि इमरान खान का वोटर कौन है। इमरान खान, देखिए पहले पॉलिटिक्स होती थी पोलराइज्ड, ठीक, एक PMLN एक, लेकिन मदर साहब एक मुझे जवाब दे जरा, ये बात तो एस्टैब्लिश हो गई, लेकिन एक तो है कि उनका सपोर्ट बेस है, वो सपोर्ट बेस जो है वो बिल्कुल मौजूद है, लोगों ने उसको अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन गवर्नमेंट में आने के बाद इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने, जिस तरीके से ये सियासी चालें चली हैं, ये भी अंडर एस्टिमेट उनको किया गया है कि इनकी सियासी सूझबूझ, इनका सियासी जो एक दानाई होती है वो इनके पास नहीं है, ये तो एक स्पोर्ट्समैन है, वहां भी अंडर एस्टिमेट हुआ है। सिर्फ वहाँ अंडर एस्टिमेट नहीं है। देखिए इमरान खान बिल्कुल एक नई चीज़ें कर रहे हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पहले नहीं हुई, मतलब एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के इशू को उठा लें आप, माजी में देख लें कि कितनी गवर्नमेंट्स ने उन इशूज़ को वो किया। अब वो बहुत सी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो उनको अल्टीमेटली जाके 2023 के इलेक्शन में बेनिफिट करेंगी। यानी किसान कार्ड ले लें आप, और इस तरह की स्कीम्स ले लें जो एक टिपिकल मिडिल क्लास को और किसान को अट्रैक्ट करेगी। दूसरी तरफ कोई ऑल्टरनेट नहीं है। PMLN से सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल है जो हुई है वो पीपल्स पार्टी से झगड़ा करके, और पीपल्स पार्टी से झगड़ा, मतलब साहब मैं इस पे आता हूँ, जरा नून लीग पे थोड़ा सा बात करनी है हमने। हाँ मतलब साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है, नून लीग पे जरा बात करते हैं, लेट्स टेक क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। तो ये तीनों मेरे मेहमानों ने ये बात की है कि ऑपोजिशन के ने सीरियस में गलतियां की हैं और करते जा रहे हैं। तो एक तरफ तो अंडर एस्टिमेट करना इमरान खान साहब को पहली गलती ये है, दूसरा ये है कि फिर इस वक्त जो है वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे कर रही है ऑपोजिशन, उसमें भी बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। और ये बार बार बाबी मजहर साहब ने भी बात की कि अगर ऑपोजिशन थोड़ा डिफरेंट तरीके से अपनी सियासत करती तो आज PTI की पोजीशन इतनी मुस्तहकम ना होती। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक, वापस आते हैं से बात करें। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामद। अच्छा मालिक, सो हमने ये तो अग्री कर लिया कि PM इमरान खान को लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर लिया, तो तीनों ही अग्री कर रहे हैं, और अब वो पोजीशन उनकी बेहतर हो गई है। एंड यू सेड के क्योंकि नून लीग में ये बड़ी प्रॉब्लम, उन्होंने गलत फैसले किए हैं, अदरवाइज नून लीग उनको टफ कंपटीशन दे सकती थी, बहरहाल वो नहीं हुआ। अब क्या हो, गवर्नमेंट ज़्यादा ताकतवर होती जा रही है परसेप्शन में, अपोजिशन की कुछ समझ नहीं आ रही किधर जा रही है। इससे फिर सियासी तौर पर क्या डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा हमारे सिस्टम में कि एक साइड बहुत पावरफुल हो गई, दूसरी साइड कमज़ोर हो गई, तो वो इम्बैलेंस आ रहा है। देखिए मुझे सिर्फ फिक्र इस बात की है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की अपनी एक पर्सनैलिटी है, एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, टॉलरेंस ज़रा कम होती है, और वो हमने देखा अपोजिशन के साथ, ठीक है उनके साथ तो बनती है बनाए। मुझे फिक्र है कहीं वो रियासत का रवैया ना बन जाए, और ख़ास तौर पे जब जिस मुल्क में भी अपोजिशन कमज़ोर होती है, मीडिया इज़ यूजुअली द फर्स्ट कैजुअल्टी, थर्ड वर्ल्ड में होता है कि उसके बाद दूसरी कीड़े कौन निकालता है, ये अपोजिशन निकालती है, मीडिया निकालता है। तो अगर आपने मीडिया अपोजिशन टेम कर ली तो फिर अगली बारी मीडिया की आ जाएगी। तो और हमने देखा है कि पास्ट में कोई इतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं भी रही गवर्नमेंट की, राइट और रॉन्ग, बिकॉज डिपेंड करता है कौन वजीर बना। कुछ वजीर इनके ही बहुत एग्रेसिव है मीडिया के साथ, कुछ शिबली फराज जैसे बड़े डिसेंट थे, दे बिलीव्ड कि आप को एग्जिस्ट करें।
तो ये रवैये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मरियम ने अपने रवैये की वजह से उन्होंने धकेल दिया पीपल्स पार्टी को परे। वैसे शिबली साहब के ज़माने में बड़ी मुश्किलात थी, वो बेचारे रगड़े गए। हाँ। उस ज़माने में हालात बहुत मुश्किल थे, उनसे डिफेंस नहीं हो रहा था। अब हालात असल बात है रवैयों की। सियासत जो है रवैये हमारे मुल्क में ख़ासतौर पर थर्ड वर्ल्ड में, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं है, हर एक पर्सनैलिटी कल्ट है। PTI इमरान साहब का कल्ट है, नवाज शरीफ की पार्टी नवाज शरीफ का कल्ट है, इसी तरह जरदारी भुट्टो की का कल्ट पीपल्स पार्टी। दीज आर नॉट एसेंशियली इंडिविजुअल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टीज उस कैरेक्टर की नहीं है जो होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे बड़ी जल्दी चीज़ें इंडिविजुअलाइज हो जाती हैं, पर्सनलाइज हो जाती हैं। मुझे सिर्फ उस बात से खतरा लगता है। बाकी ऑपोजिशन तो यानी बेसिकली अगर एस्टैब्लिशमेंट और एक पावरफुल PTI का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो उससे इम्बैलेंस आ जाएगा और फिर मुझे और आपको और ऑपोजिशन को खतरा है। फिर मेरा ख्याल है जब भी पिंडी इस्लामाबाद एक पेज पे हो ना, हाँ। तो जो सा न्यूज़ पेज होता है ना वो खतरे में आ जाता है। अमर एक अजीब डेडली कॉम्बिनेशन आ रहा है। ऑल्दो हम तो ये कहते रहे, वो खुद सियासतदान ये कहते हैं कि जी पिंडी इस्लामाबाद को एक पेज में होना चाहिए, ये बेहतर है, लेकिन दूसरी तरफ उसका ये डाउन साइड है कि वो एक साइड इतनी पावरफुल हो जाएगी। तो ये खतरा आपको भी नजर आ रहा है? ये खतरा हम क्यों कह रहे हैं, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। और जैसे मज़हर साहब कह रहे थे और आप लोग सब कह रहे हैं, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि इमरान खान साहब इज़ अ फार मोर क्लेवर पॉलिटिशियन देन अ लॉट ऑफ पीपल गिव हिम क्रेडिट फॉर। लेकिन जो मैंने भी बात की थी, मैं उसको दोहराना चाहती हूँ कि आप ये भी तो देखें कि जो सेम पेज का एक और फ़ायदा ये है कि अगर स्कैंडल आता है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा उछाला नहीं जाता। अगर LNG का मामला हो, मालम जब्बा का मामला हो, दीगर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो बार बार आए हैं, इल्ज़ामात लगे हैं लेकिन वो पाए तकमील तक नहीं पहुँचे या उसका कुछ बना नहीं है। चाहे चीनी के स्कैंडल आप देख लें, कहाँ तक पहुँचा है, व्हाट इज़ हैपेंड विद दैट, नथिंग इज़ हैपेंड विद दैट। तो कोई स्कैंडल्स आते हैं वो हम चुप हो जाते हैं। और दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर मीडिया एज वेल। आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, जो तनकीदी आवाज़ें हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी किया जा रहा है। तो एक आपका जो नैरेटिव बिल्डिंग है उसमें भी आपको एडवांटेज है। तो ये एडवांटेजेस सेम पेज के इमरान खान साहब को वो हासिल हैं जो शायद दीगर हुकूमतों को नहीं थे, चाहे अहल ना अहल, इलेक्शन इंजीनियरिंग, ये सब अलग रखें। अब इसका ख़तरा ज़ाहिर वही है जो आपने भी उसका इशारा दिया, मालिक साहब ने भी इशारा दिया कि जब आप इतने पावरफुल स्टेट हो जाए और गवर्नमेंट हो जाए और पॉलिटिकल पार्टी हो जाए जिसका एक आपको रुझान नज़र आता है, बार बार इमरान खान साहब जो बात करते हैं, चीनी निज़ाम की बात करते हैं, बार बार जो चाइनीज़ सिस्टम की बात करते हैं, बार बार आप देखें कि कोशिशें की जाती हैं सोशल मीडिया जो है उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए, जिसका मेरी नज़र में कंट्रोल करने का मतलब होता है। अगर आप देखें कि तो ये सब कुछ जो है ये अब इसको करना ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि अब उनके पास जो दूसरी थ्रेट्स आ रही थी वो बड़ी कम होगी। और जो अपोजिंग वॉइसेस है या एक सियासी जमातें जो इसको रेजिस्ट कर सकते हैं, मज़ाहमत हम इसको बुरा समझते हैं क्योंकि हम मरियम नवाज से आप एसोसिएट कर रहे हैं, लेकिन मज़ाहमत का फ़ायदा भी होता है। वो बातें आप देखें कि एक ज़माना था बीच में जब आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू नहीं चल पाया था, मरियम नवाज का इंटरव्यू नहीं चल पाया था, तो वो थोड़ी सी स्पेस आपकी खुली थी। तो यू डू नीड दीज वॉइसेस एंड अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज जो पुश बैक करती रही। आप मज़हर साहब से कोई डिसएग्री करना चाह रही थी? मेरी डिसएग्रीमेंट तो यही है, मज़हर साहब ने क्या कहा, उनका कहा कि इन्वायरमेंट हो, माहौल हो। देखिए हर हुकूमत ने कोई ना कोई अच्छा काम किया होता है जो किसी ना किसी को पसंद आता है, किसी तबके को पसंद आता है। लेकिन जब आप सेम पेज की जो मेरी बात है, जो एक तासुर जो हम बात कर रहे हैं, जो मीडिया में एक बयानिया बनता है या शोर मचता है या कोई चीज़ जो है उसके फॉलो अप होते हैं, जिन स्कैंडल्स का मैंने जिक्र किया था, इसका यही जाहिर या मतलब होता है कि चाहे कानून हो या कानूनी इदारे हो, नैब की बात होती है, बार बार अदालतें कहती रहती है कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो दे नेवर रीच एनी पॉइंट ऑफ कंप्लीशन। अच्छा हाँ मज़हर साहब, अब इसमें इंटरेस्टिंग बात जो है, मैं आप तीनों से बल्कि सवाल करना चाहूँगा। देखिए ये अब क्योंकि थोड़े डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं तो अब ये भी लग रहा है, ये देखिए ना पहले तो कहा जाता है कि PMLN इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान ऑर्गेनिकली अगर वोट पड़े, और उसके बाद फिर ये अब PTI कहती जी हम सबसे लार्जेस्ट पार्टी हैं और PMLN जो है वो नंबर 2 है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो रिजल्ट आया मज़हर साहब, उसमें जो है वो अब पीपल्स पार्टी नंबर 2 पे आ गई। तो पहली बार ये इक्वेशन हमारे सामने आई है कि PTI 1, पीपल्स पार्टी 2 एंड PMLN 3। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो ये कहते भी सुनाई दे रहे हैं कि वो उनकी जो नंबर 3 पोजीशन है वो अब माजी का हिस्सा है। 23 में वो जो गेम कर रहे हैं उसमें वो 3 वाली पोजीशन में रहने के लिए तैयार नहीं है।
ये डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं मजहर साहब के पीएमएलएन को ये भी खतरा होना शुरू हो गया कि नंबर 1 तो छोड़ें, वो नंबर 2 के लिए फाइट कर रहे हैं अब। देखिए फाद, जो खैर आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल डायनामिक्स को हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स से बहुत ज़्यादा तो नहीं जोड़ सकते, वो एक के आपको एडवांटेज ज़रूर मिलता है, लेकिन यहाँ की सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। देखिए इमरान खान का एडवांटेज क्या है? इमरान खान के सामने बेनज़ीर भुट्टो नहीं खड़ी हैं, इमरान खान के सामने बिलावल भुट्टो खड़े हैं, इमरान खान के सामने मरियम नवाज़ खड़ी हैं, इमरान खान के सामने इस वक्त नवाज़ शरीफ नहीं खड़े हैं। नवाज़ शरीफ अगर उनकी सज़ा जो है वो ख़त्म हो जाती है, कलअदम हो जाती है, वो वापस आ जाते हैं तो एक अलग है। इस वक्त इमरान खान काफ़ी गैप नज़र आ रहा है, और इमरान खान याद रखें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स से पहले भी और पॉलिटिक्स के बाद भी तकरीबन 50 साल से स्क्रीन के ऊपर हैं, चाहे वो उनका क्रिकेट के 20-25 साल हों या उनकी पॉलिटिक्स के 20-25 साल हों, तो वो एक सेंटर फिगर है। वहाँ फिर गैप एक नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा है। मैं मज़ाहमती सियासत के पूरे हक में हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि सियासत होती ही मज़ाहमत है, वरना सियासत नहीं होती। लेकिन ये मज़ाहमत नहीं हो रही, जिसको मज़ाहमत कहा जा रहा है ये मज़ाहमत नहीं है। मज़ाहमत सिर्फ तकरीरों और बयानात का नाम नहीं होता, मज़ाहमत प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का काम होता है। मज़ाहमत सिर्फ जलसे करने का काम नहीं होता, मज़ाहमत में ये नहीं होता कि तो वो तो फिर मौलाना फजल रहमान करना चाह रहे थे ना, जो मजहर साहब, जो मौलाना फजल रहमान साहब करना चाह रहे थे। मौलाना फजल रहमान तो पहले दिन से उन्होंने 2018 में कहा था कि असेंबलियों में ओथ यानी हल्फ नहीं लो, और इस इलेक्शन को अगर मुस्तरद करते हैं तो करें मुस्तरद। तो वो तो लेकिन मौलाना खुद भी तो सारे इलेक्शन लड़ते रहे हैं उन्हीं असेंबलियों में बैठ के। वो तो उसके मालिक उसके बाद हुआ ना, 2000 जब सबने ये फैसला कर लिया तो जाहिर है मौलाना तो आइसोलेट हो गए। उसके बाद मौलाना के पास चॉइस क्या थी? सेकंड अटेम्प्ट की पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन बैकआउट कर गए, थर्ड अटेम्प्ट की पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी लड़ पड़े। तो अब मौलाना के पास चॉइस क्या है? ऑलरेडी वो जेयूआई जो है वो वाकई में अब उनके पास चॉइस नहीं है, चॉइस ही नहीं है ना। खैबर पख्तूनख्वा में वो वैसे ही वो है, और इस मरतबा ऐन मुमकिन है कि खैबर पख्तूनख्वा में थर्ड टाइम भी पीटीआई आ जाए। तो ये कोई गैर मामूली एक डेवलपमेंट तो यानी कि और पंजाब के अंदर पीटीआई उस्मान बुज़दार साहब की मौजूदगी के बावजूद चैलेंज कर रही है, उनका वोट बढ़ रहा है, चाहे वो बाई इलेक्शन हार रहे हो लेकिन वोट बढ़ रहा है। यानी ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो पैदा हो गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो पैदा हो गया है। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक। लेकिन इशू ये है कि डायनामिक्स बड़ी चेंज हुई, यानी जो एक रिवायती हमारा एक एनालिसिस का फ्रेमवर्क होता था वो भी कुछ तब्दील होता जा रहा है। उसमें इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी का रोल, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का मुस्तकिल तौर पर उनके साथ खड़ा होना, बावजूद इसके कि पंजाब में इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं जिस तरीके से पंजाब रन हो रहा है। लेकिन जैसे कि मदर साहब कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव भी क्योंकि अगर मौजूद नहीं है, यानी ये भी एक नई पाकिस्तान में ट्रेंड है। हमेशा ऑपोजिशन और गवर्नमेंट एक दूसरे की ऑल्टरनेटिव होती थी, इस बार बिकॉज शायद उन्होंने अपनी सियासत ठीक नहीं की, जो अभी मालिक पहले बात कर रहे थे कि ऑल्टरनेटिव खत्म होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर ऑपोजिशन के पास कोई चांस है कि वो अगले 1.5 साल में किसी भी तरह से एक रियल ऑल्टरनेटिव बनकर सामने आए? ये पॉसिबल है? इस पर जरा बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, बात अब ये हो रही है मालिक कि अब ये सारा कुछ तो सिनेरियो हमने सेट कर लिया, अब अगर ऑपोजिशन के पास 1.5 साल है, 2 साल हैं, चलें, कोई तरीका है कि वो कम बैक करें? कहते एक्चुअली गेट देयर एक्ट टुगेदर? ये अगर अपने ज़ात से ऊपर उठ जाएं तो हर कोई कम बैक कर सकता है, जो मुमकिन नहीं है। मियाँ साहब का वोट को इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट मेरे नज़दीक क्या है कि हमें रास्ता दें। अगर कोई आज निगोशिएटेड सेटलमेंट होगी या हो जाएगी, आज उनके केसेस ख़त्म हो जाएं, आप देखेंगे कि बयानिया बदल जाएगा। इशू ये है जब तक ज़ातियात ऊपर रहेंगी, अगर तो प्रायोरिटी उनकी ये है कि मेरे केसेस और मरियम के केसेस ख़त्म हों और वो इशू सारा उसके ऊपर है, तो कुछ नहीं बदलेगा। और मेरा ख्याल है इमरान खान ने ये रियलाइज़ कर लिया हुआ है कि इनकी पॉलिटिक्स अपने पर्सनल सर्वाइवल के ऊपर है, पॉलिटिकल सर्वाइवल की बात नहीं हो रही। इस वक्त ख़ानदान जेल नज़र आ रहे हैं सबको, इसलिए उनके पर्सनल सर्वाइवल भी इन्वॉल्व है मोर देन पॉलिटिकल सर्वाइवल। जब तक वो इससे नहीं हटेंगे, गवर्नमेंट विल बी ऑन अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक। अमर, अगर उन्हें हटना है तो फिर ये मुजाहिमत वाला जो उनका स्टांस है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि उससे इनको कोई डिविडेंड नहीं आ रहा,
फिर उन्हें मुफाहिमत की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन वो कहते हैं जी हम मुफाहिमत की तरफ जाएं तो हमारा वोटर रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो क्या कैश 22 में फंस गए फिर? एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, आप मरियम का क्लिप निकाल लें जहां उनका वो लगा था कि जी मुज़ाहमत के बाद मुफाहमत होती है, पावर टॉक्स टू पावर। तो मैं ये तो खुद कंफ्यूज है, ये भी जब मुफाहमत की चाह रहे हैं, ये अमरीकनों वाली पॉलिसी है, पहले बीट देम टू द पल्प एंड देन नेगोशिएट, होना नहीं है यहाँ। जी अमर, देखिए इसमें आप ये भी देखें कि जब मज़ाहमत हुई थी उसके बाद भी कुछ रास्ते खुले थे, कुछ बाई इलेक्शंस जीते गए थे, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नाकाम स्ट्रैटेजी है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि दिस इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, और जब तक ये जो इबहाम रहेगा कि मफाहमत करनी है और कब करनी है, और मज़ाहमत करनी है तो कब करनी है, उसका कब क्या फ़ायदा है, तो मेरे ख्याल में कि ये नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि जो आपका सपोर्टर है वो तो कंफ्यूज रहेगा। देखिए आप डिनाई नहीं कर सकते इस वक्त मरियम नवाज़ की जो मकबूलियत है, जो उनकी क्राउड पुलिंग पावर है, लेकिन जब तक आपके अपनी जो विद इन योर रैंक्स, और ख़ास तौर पे जो सीनियर लीडरशिप की बात हो रही है, जो अब खामोश हैं या पीछे हैं, जिसमें साद रफ़ीक हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ है, इसका यही मतलब है कि देयर इज़ नो बाई इन अक्रॉस द पार्टी। अब आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जनरली आप उनकी मिसाल अगर ले तो वहाँ जो इख्तलाफात है बहुत कम सामने आते हैं। दैट इज़ बिकॉज एक एग्रीमेंट है स्ट्रैटेजी पे, एंड इट इज़ ऑल्सो मच मोर क्लोज्ड, कि वो इतनी ज़्यादा लीक्स नहीं होती। तो ये मेरे ख्याल में नुकसान वाकई लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। लेकिन आप ये भी जहन में रखें कि अगर हम अगले 1.5 साल की बात कर रहे हैं तो इट इज़ नाउ इन पंजाब PTI वर्सेस PMLN। इस वक्त पीपल्स पार्टी को फिर भी नुकसान या मैं कहूँगी कि फ़ायदा नहीं हुआ है PDM से अलग होने का। तो ये भी नज़र जहन में रखने की बात है कि अगर ये जो एक सेंटिमेंट जो उभरा है मज़ाहमत के हवाले से, उससे पीपल्स पार्टी को पंजाब में फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ उसको कैश इन नहीं कर पाई, दे डोंट नो व्हाट टू डू विद इट नाउ, कि किस तरह से संभालें, अब आगे मफाहमत करनी है, किस तरह से करनी है। सो अगेन यू नो इट इज़ कन्फ्यूजन, मगर ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि पॉलिटिक्स या पाकिस्तान में जो सियासत है 6 महीने पहले कुछ और थी, 6 महीने बाद कुछ और। बिल्कुल, वो तो हवा चलती है और एकदम सारा कुछ चेंज होता है। एग्जैक्टली, अब आप देखिए कि अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जो ये सारे मामलात हैं मईशत के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, दे कुड अच्छा अनरेस्ट दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। मजहर साहब, अब तो फिर यानी कि इस वक्त अगर इसी तरीके से ये लोग चलते रहते हैं तो फिर इमरान खान साहब को कोई टेंशन नहीं है फिर, मतलब अभी तक तो यही नजर आ रहा है, अनलेस ये कि PMLN, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सियासत तो हमें कुछ हद तक समझ आ रही है, PMLN अगर तब्दील अपनी जो एग्जिस्टिंग उनकी सूरत हाल है इसको अगर तब्दील नहीं करते तो फिर यानी 2023 में उनके मामला जो है वो बहुत गंभीर है। ये कंक्लूजन इस वक्त ड्रॉ कर सकते हैं हम आज? देखिए फहद, PTI किस वक्त ज़्यादा घबराई हुई थी? जब मियाँ साहब पाकिस्तान के अंदर थे, जेल के अंदर थे, और एक टेम्पो बन रहा था PMLN का, अपोजिशन का एक टेम्पो बन रहा था, क्योंकि उनकी प्रेजेंस थी। अब वो अचानक चले गए लंदन, और लंदन भी इतने अरसे के 1 साल 8 महीने हो गए लंदन में बैठे हुए। तो इसको मैं मज़ाहमती तो बयानिया नहीं कहूँगा, मैं बिल्कुल भी मरियम नवाज़ या नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए को मज़ाहमती बयानिया नहीं कहूँगा, इसलिए कि मज़ाहमत का नारा लगा के मफाहमत करके अगर आप बाहर चले जाएं तो फिर वो मज़ाहमत नहीं होती, वो मज़ाहमत दम तोड़ जाती है। जैसे 2000 में हमने देखा कि जब आप डील करके चले गए तो उसके बाद वो मज़ाहमत ख़त्म हो गई। जो 12 अक्टूबर 1999 से 2000 तक लोग जुड़े हुए थे वो फिर PMLQ बन गई, फिर सूरत हाल तब्दील हो गई। सबके पास एक जो है वो एक्सक्यूज़ हो गया कि जी पूरी फैमिली तो चली गई, हम क्या करते। उसके अब भी यही सूरत हाल हो रही है। देखिए 2023 तक अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही तो PMLN के लोग जो है वो बहुत अरसे तक ऑपोजिशन में रहना पसंद नहीं करेंगे, बहुत अरसे तक वो फिर ये खतरा है, इधर उधर चले जाएंगे। और खतरा भी है ये इसमें देखिए PMLN का जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है वो चक शहजाद में तारिक फजल चौधरी के फार्म हाउस पे हुआ कि उन्होंने उस इख्तिलाफात को इतना बढ़ा दिया कि ऐसा लग रहा था कि पीपल्स पार्टी नहीं PTI से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं जी, शो कॉज नोटिस इशू करो, जब तक जवाब नहीं देंगे आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऐसी लड़ाई में आप ये तो सोच रहे हैं कि इसमें आपका नुकसान कितना हो रहा है। हाँ बिल्कुल, यानी हर तरफ इतने ज्यादा फ्रंट खोल दिए। आप कोई और खतरा भी तो आप कह रहे हैं? देखिए, दूसरा इन्होंने इमरान खान से ज्यादा टारगेट बना दिया फौज को।
आपका जो सेंट्रल पंजाब का इलेक्टेबल है, आपका नॉर्थ पंजाब का जो इलेक्टेबल है और सारे दूसरे हैं, ये वो लोग हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट और होते हैं। और हमारे यहाँ लोग MNA MP इसलिए नहीं बनते कि मैंने आगे फौज से लड़ना है या मैंने उन्हें आगे चौधरी बनना होता है, उसने इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाना होता है, वो इनकी ज़ाती जंग के लिए नहीं होगा। अगर ये इसी सेंटिमेंट पे रहेंगे, दो नुकसान होंगे। एक तो बहुत से ज़्यादा इलेक्टेबल्स इनके साथ 2023 में क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके हल्के खतरे में पड़ रहे हैं। सेकेंडली हमारे यहाँ देखें वोट पड़ता है पंजाब में हवा देख के भी, या जित रहे तो दिल टुरो, नहीं जित रहे तो नहीं टुरो। अगर आपके ऊपर ये मोहर लग गई कि जी ये तो टोटली एंटाई इसके अंदर है, आप यकीन माने अभी बड़े लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे PMLN वाले इस बात पे, लेकिन प्राइवेटली हमें खुद बताते हैं कि MNAs इनके सेनेटर्स प्राइवेटली कहते हैं कि जी हमें मरवा दिया है, हमें तो जाके वोट नहीं पड़ने, हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे तो नज़र आ रहा है अगर PMLN की ये रविश रही तो आपको पंजाब में एक बार फिर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स बहुत बनते नजर आएंगे। आपने शुरू में एक जिक्र किया था मालिक कि ये जितना पावरफुल होगी गवर्नमेंट उतना हमें भी थ्रेट आएगा। तो एक आज कोई भी गवर्नमेंट कोई भी हो, आज नाज़रीन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज जो टेलीफोन कॉल्स ली और उसके जवाब दिए, उसमें उन्होंने एक जगह मीडिया के हवाले से एक बात की, वो बड़ी ज़रूरी है। मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको सुनवाता हूँ, फिर ज़रा अपने मेहमानों से ज़रा उस पर कॉमेंट लेते हैं। ज़रा सुनिए कि आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। मुझे सिर्फ मीडिया से इख्तिलाफ तब होता है जब फेक न्यूज बनाई जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है गवर्नमेंट को। मसलन ये जो EU की जो डिसइंफॉर्मेशन लैब में चीजें सामने आई हैं कि हिंदुस्तान ने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और उनको फीड कर रहे हैं पाकिस्तान से सहाफी, जो पाकिस्तान फौज और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अच्छा अंबर, ये बड़ा सीरियस चार्ज है। यानी मुझे तो नहीं याद पड़ता कि पहले मैंने सुना हो कि ये कहा जाए कि जी वो डिसइंफॉर्मेशन लैब को पाकिस्तान से जर्नलिस्ट फीड कर रहे हैं। कितना खतरनाक है ये बात प्राइम मिनिस्टर का करना है। देखिए खतरनाक तो इस तरह से है कि फिर आप बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों पे एक टारगेट या हदफ एक ड्रॉ कर रहे हैं कि ये इंडिया या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। वही बात है, गद्दारी वाला एक सर्टिफिकेट ऐसे बांटा गया है, अगर सबूत है तो सामने पेश किए गए। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब फेक न्यूज़ उनकी हुकूमत की तरफ डायरेक्टेड होता है तब बहुत एतराज़ होता है, लेकिन जब आप शहबाज शरीफ साहब का जो डेफेमेशन का केस था उसमें आप कहते हैं कि दोस्त ने बताया था, तो ये मामला वहीं अटक जाता है। या 35 पंक्चर वाला होता है, वो भी अगर गलत खबर थी या ऐसी हवा में उड़ी हुई थी और इमरान खान साहब ने उसको प्रोपेगेट किया था, तो फिर वो भी फेक न्यूज़ हुई। उसके डेफेमेशन केसेस कहाँ गए? सो आई थिंक ये एक तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी मुनाफकत भी है। दूसरा मामला संजीदा है कि जहाँ ऑलरेडी आपके एक बनी हुई है परसेप्शन बनी हुई है कि ख़ास सहाफ़ी जो हैं वो इंडिया के लिए काम करते हैं, तो विदाउट प्रूफ ऐसी दोबारा से ऐसी बात को दोबारा से इसको कहना, आई थिंक इट्स वेरी डेंजरस। बिल्कुल मजहर साहब, और प्राइम मिनिस्टर को खुद कहना और एक जनरल बात करनी जिससे वैसे ही मतलब है, ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब जर्नलिस्ट की ट्रोलिंग शुरू होती है तो वो किस लेवल पे जाती है और किस तरह की थ्रेट्स आती हैं और किस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो डाले जाते हैं। इस तरह की बात करना जनरलाइज तरीके से कि जी पाकिस्तान में से जर्नलिस्ट जो हैं वो इंडियन अकाउंट्स को फीड कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, ये तो बहुत ही सीरियस चार्ज है। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि 1 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर कहेंगे मुझे तो फलां ने कहा था ये बात, इसलिए मैंने ये बात कर दी। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे या इवन एज ए पार्टी हेड के लेवल पे आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आप मुझे उन 4 जर्नलिस्टों के, 3 जर्नलिस्टों के, 5 जर्नलिस्टों के नाम बता देना और बता दें इन्होंने कौन सी चीज़ फीड की है। फीड करना ये बहुत ही डिफरेंट बात है कि उन्होंने फीड की है। मुझे बताएं प्राइम मिनिस्टर वो कौन जर्नलिस्ट है और कौन सी खबरें फीड की हैं, और वो खबरें फेक हैं तो बताएं ये चीज़ें। असल चीज़ ये है कि आप एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे एक स्वीपिंग जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपको किसने ब्रीफ किया इसके बारे में और उन्होंने आपको क्या शवाहिद दिए हैं, वो बताना चाहिए वज़ीर आज़म को। इतने बड़े फोरम पे आप पूरे पाकिस्तान से एड्रेस कर रहे हैं, उस पर आप एक जनरलाइज करके मुझे जर्नलिस्टों से ये शिकायत होती है, ये नहीं कह रहे कि मुझे फलां जर्नलिस्ट से ये शिकायत है, मुझे फलां जर्नलिस्ट से ये शिकायत है, उन्होंने ये खबर फीड की है। ये तो होता है एविडेंस के साथ, वरना बिल्कुल जैसे अंबर कह रही थी, ये बिल्कुल वैसी ही बात है
कि जी 35 पंक्चर गए, उसके बाद कह दिया कि जी मैंने तो वैसी बात की थी। दूसरा इल्ज़ाम लगाया, कहने लगे मुझे तो फलां उसने कहा था। प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये बात अनएक्सेप्टेबल है। या तो प्राइम मिनिस्टर बताएं, और उनके साथ उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे हुए थे, वो बताएं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कौन से जर्नलिस्ट हैं और कौन सी खबरें फीड की हैं उन्होंने। मालिक, मुझे कुछ समझ नहीं है स्टेटमेंट के फीड से क्या मुराद है। क्या उनमें से किसी साइट्स के लिए लोग लिख रहे थे? बिकॉज वहाँ भी बड़ी स्मोक स्क्रीन्स थी। हमारी ISA और फौज को भी नहीं पता था कि ये बड़े इतने सालों तक कि ये इंडियंस की साइट्स हैं। तो पहली बात तो ये कि क्या ये एतराज़ है कि उन साइट्स के लिए किसी ने लिखा? एक तो ये बताएं, और दूसरा मैं इन दोनों से एग्री करता हूँ, अंबर से भी और मज़े से भी, कि प्राइम मिनिस्टर, अंग्रेजी में कहते हैं डेविल लाइज इन डिटेल। प्राइम मिनिस्टर को स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप कहें कि जी फलाने 6 लोग थे, 4 लोग थे, इन्होंने ये गलत खबरें और ये सबूत है, ये इनके सबूत हैं। जब आप क्रॉस ना लगाएं सब पे, ये तो वही बात है अगर हम यहाँ बैठ के कहना शुरू हो जाएं तमाम पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, चोर हैं, दैट इज़ नॉट फेयर। ताकि फिर हर बंदा सारे पॉलिटिशियंस को गालियाँ निकालेगा। इस मुल्क में जहाँ पे इतनी फॉल्ट लाइन्स हैं, आप किसी को MD कहते हैं, राह जाता बंदा उसको छुरी मार देता है। आप किसी को एंटी इंडिया कहते हैं, कोई आप बंदा उसको बम लगा देता है। इस मुल्क के अंदर आप कैजुअल स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते, खासतौर पर इमरान साहब के लेवल, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे। इतने सीरियस हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है स्पेसिफिक्स में जाया करें। ये पार्लियामेंट के जलसे की तकरीर नहीं है, किसी जलसे की कि बाद में सारे कहते हैं वो जी जलसे में जोश में जज्बात में नहीं। प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। वो जब बात कहते हैं उसकी एक लीगल, मॉरल, एथिकल एक वेट होता है। तो इसकी वजाहत आनी चाहिए, बिल्कुल इसको फॉलो अप होना चाहिए, चाहे वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर दें कि ये क्या है, क्यों कहा, इसका क्या पस मंजर है, कौन लोग हैं। इस तरह इट शुडंट बी जस्ट लेफ्ट। और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म अगर हो तो उसको भी लोग प्रोपेगेंडा कह देते हैं। तो ये भी बताएं कि फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा क्या है, प्रोपेगेंडा क्या फेक न्यूज़ है। ये बड़ा ही फॉग है इस मुल्क में, खुदा का वास्ता। यहाँ पे स्पेसिफिक्स में हर किसी को बात करनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर तो हमेशा कहते हैं मैं सारी ज़िंदगी वेस्ट को मैं पहचानता हूँ, तो इनसे तो हम नहीं वेस्ट को जानते। तो क्या वेस्ट में इस तरह प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं जनरलाइज्ड? बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, सियासी लेवल पे भी इंटरेस्टिंग भी हैं और कुछ हद तक बाइस तशवीश भी हैं, क्योंकि मामला जो एक चेस बोर्ड है हमारा वो चेंज हो रहा है, रीशफल हो रहा है, उसकी नई डायनामिक्स आ रही हैं और ऐन मुमकिन है कि अगले 1.5-2 साल में और ऐसी डेवलपमेंट्स हों जिससे जो है वो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आनी शुरू। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है जो आज तीनों मेहमानों ने जिस पे जो इत्तफाक राय थी पैदा हुई है आज, कि अपोजिशन की सियासत जो है वो उसको कमज़ोर कर रही है और बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को जो है वो मज़ीद मुस्तहकम कर रही है। अगर उन्होंने वापस गेम में आना है तो शायद उन्हें कुछ बड़े सख्त और मुश्किल सवाल अपने आप से पूछने हैं, जिनकी रोशनी में फिर वो अपनी अगले 1.5 साल की 2 साल की हिकमत अमली जो है उसको बनाएं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह।